हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग बच्चों? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग बच्चों? आई होप आप लोगों ने, बाकी जो लोगों ने टेस्ट नहीं लिखा था वो लिख दिया होगा। अच्छा, यस और नो करके आप रिप्लाई करेंगे। टेस्ट कितने लोगों ने टेस्ट लिख दिया है यहाँ पे? आउट ऑफ 68। ओके, तो ठीक है। जैसे कि मैंने वहाँ पे सजेशंस भी देखे आप लोगों के, तो काफ़ी लोगों के सजेशन ये है कि सर रेगुलर टेस्ट लेना चाहिए, तो वी विल डू दैट। हम लोग रेगुलर टेस्ट वगैरह प्लान करेंगे, टॉपिक वाइज ही। ठीक है। तो जैसे कि अभी तक जो भी टॉपिक हमने कवर किया उसका तो आई थिंक हमने टेस्ट कंडक्ट किया है। और भी आगे भी जो टॉपिक कंडक्ट करेंगे तो उसका भी जो है टेस्ट लेंगे, जो भी टॉपिक कंप्लीट होगा। नाउ नेक्स्ट थिंग जो है, जैसे कि अभी थोड़ा सा हमारा सिलेबस जो है स्लो जा रहा है, तो माइट भी हो सकता है, अभी तो नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में हम लोग, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक से हम लोग एक आधा वीक में 1 और 2 लेक्चर्स एक्स्ट्रा प्लान करेंगे। इफ यू आर if all of you are comfortable that extra lecture, then we will plan. If you are not comfortable that extra lecture, then we don't plan extra lecture. ठीक है। तो 1 मिनट, 1 सेकेंड। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। चलिए, तो अभी तक आप लोगों ने मेरे ख्याल से, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, 2-3 लोग ही एग्री है। तो बाकी लोग का क्या ओपिनियन है? यहाँ पे 71 लोग हैं, तो बाकी लोग क्या सोचते हैं? 72 हो गए, क्या सोचते हैं बाकी लोग? क्या करना चाहिए, कंडक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? फटाफट आप रिप्लाई करेंगे आप मुझे, प्लीज। ठीक है। चलिए, इफ रिक्वायर डोंट वरी बच्चों, हम लोग ज्यादा एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं कंडक्ट करेंगे। ट्राई टू कंप्लीट इन और जो भी हमारा अलॉटेड लेक्चर है, बट
इफ रिक्वायर्ड देन वी विल कंडक्ट। ठीक है, चलिए, तो टेंशन नहीं लें कि ऐसा एक्स्ट्रा बर्डन नहीं दूंगा मैं आप लोगों को। आई नो यू आर वेरी बिजी, ऑल ऑफ यू। अब बहुत बिजी हैं आप लोग, तो मैं ज्यादा बर्डन नहीं देने का ट्राई करूंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में आई थिंक हमने सॉल्व किया था। यस, क्वेश्चन नंबर 13 वी हैड सॉल्व इन प्रीवियस लेक्चर, वी हैड कंप्लीटेड ना। हेलो, यस। नाउ वी विल प्लान टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो ये जैसे कि अभी आई थिंक अभी ये टोटली हमने कुछ भी लिखा नहीं यहाँ पे, मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, आपको खुद ही सॉल्व करना है बच्चों। आई होप अभी आप लोग कर सकते हो। अच्छा, कितने लोग कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि यस आई एम रेडी टू सॉल्व, और रेसिडेंशियल स्टेटस का कोई भी क्वेश्चन हो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? कितने लोग ऐसे कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं यस और नो? एक, दो, तीन, मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ओके, तो मतलब काफी लोग हैं जो कर सकते हैं। गुड, जान के अच्छा लगा। चलिए, मैं आपको बस खाली अभी कैलकुलेशन वाला पार्ट बता रहा हूँ, आगे का आप लोगों को करना है तो जरा देखेंगे। यहाँ पे मिस्टर जॉन वॉज बॉर्न इन यूके इन द ईयर 1987 तो जगह 88 कर देंगे। चलिए, ही केम टू इंडिया फर्स्ट टाइम ऑन 1 अप्रैल 2016 and started a business in India. He went back to 10th August 2019, 2020 रहेगा ये। ओके, he again came back to India on 14th November 2020। ओके, चलिए, and returned to his country in UK 28th January 2021। Determine is a residential status of assessment year 2021 and 22। तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएंगे कि क्या ये पर्टिकुलर पर्सन जो है एक्सेप्शंस में बिलोंग करेगा या नहीं? यस और नो, ये बिलोंग इन एक्सेप्शंस और नॉट? फर्स्ट आप ये हमें बताएंगे। नो, ही इज नॉट बिलोंग्स इन एक्सेप्शन। तो अकॉर्डिंगली यू कैन राइट योर इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंडीशन आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंगली, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा होगा। यस, ना तो अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हैं। नाउ मैं आपको अभी कंपटीशन पार्ट बताता हूँ जो कि मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो 2021 के लिए हम लोग कंपटीशन करेंगे। सबसे पहले तो देखो, ये 2016 में आया फिलहाल, फॉर अ टाइम बीइंग 2016 इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ डेज इन स्टेइंग इन प्रीवियस ईयर, दैट इज 2021। तो ये 2016 का हमें अभी हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। ये क्या बोला, स्टार्टेड अ बिजनेस, ही वेंट बैक ऑन 10th अगस्त 2020, मतलब 2016 में आया। ध्यान से समझना बच्चों, 2000 ये अप्रैल 2000, अप्रैल 2000, एक मिनट, अप्रैल 2016 में वो आया। ठीक है, अप्रैल 2016 में वो आया वापस। वो देखो, स्टार्टेड अ बिजनेस, उसके बाद इंडिया में उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया। वी वेंट बैक, ठीक है, ही वेंट बैक, वापस चला गया वो इंडिया से बाहर। कब चला गया बच्चों, एक मिनट, ही वेंट बैक कब जा रहा है, 10th अगस्त 2020, मतलब अगस्त में, 10th अगस्त 2020 को वो रिटर्न चला गया। ये इन हुआ, इंडिया में आया, और ये आउट हुआ, इंडिया से गया। तो मैं बोल सकता हूँ ये अगस्त 2020 में जा रहा है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये अगस्त तक, अप्रैल से लेके अगस्त तक इंडिया में था? यस और नो, बोलो, यस और नो? यस। तो चलिए, अप्रैल का 30 दिन, मई का 31, जून का 30, जुलाई का 31, और अगस्त में बताएंगे कितना दिन रहेगा। चलिए देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। अगस्त में वो कितना दिन था इंडिया में? 10 days। वेरी गुड नम्रता, वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट एवरीवन, वेरी गुड एवरीवन। चलिए, वेरी गुड चिन्मयी, वेरी गुड, रोल नंबर 60, 36, एवरीवन, वेरी गुड। चलिए, 10th डे, अब वापस वो देखो इंडिया से बाहर चला गया, वापस ही केम बैक टू इंडिया ऑन, वापस वो आया, वापस इंडिया में आया
कब आ रहा है? 14 नवंबर, नवंबर में आया 2020 में। चलिए 14 नवंबर 2020 को इंडिया में आया हो, तो इसका मतलब ये सितंबर अक्टूबर वो इंडिया में नहीं है। यस और नो? यस और नो? सितंबर और अक्टूबर इंडिया में है क्या बच्चों? नो, ही इज नॉट इन इंडिया। सितंबर अक्टूबर में वो इंडिया में नहीं है। चलिए, मतलब ये नवंबर में कितने, 14 नवंबर को आया, तो चला देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं नवंबर में वो कितना दिन रहेगा इंडिया में। चलिए, वेरी गुड चिन्मय, वेरी गुड। नवंबर में 30 दिन होता है बच्चों, जिसमें से वो 14 तारीख को आ गया, मतलब 1 नवंबर से लेके 13 नवंबर तक वो इंडिया में नहीं है, मतलब वो 17 दिन इंडिया में होगा। अब वापस हो, देखो जरा, वापस, वापस ही रिटर्न टू हिज कंट्री यूके ऑन 28, मतलब 28 जनवरी को वापस वो इंडिया से चला गया। 28 जनवरी 2021 को इंडिया से चला गया, मतलब वो दिसंबर में इंडिया में था। कितने जनवरी को जा रहा है? 28 जनवरी का 28 से, मतलब फरवरी 80। बताओ टोटल कितना दिन हो जाएगा? टोटल ये कितना दिन इंडिया में है, बोलिए। टोटल कितना दिन है बच्चों? 208। यस, 208 कैलकुलेशन करेंगे, चला देखते हैं। देश, देश, 208, गुड। अब ये मोर देन 182 डेज से। अच्छा, मेरा आपसे एक और क्वेश्चन बच्चों, क्या हमें ये कैलकुलेट करना है पिछले 4 सालों में कितना दिन था? क्या वी हैव टू फाइंड आउट कि वो पिछले 4 सालों में प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर में कितना दिन था? नो, वेरी गुड। क्योंकि ये फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा, तो हमें कोई जरूरत नहीं है पिछले 4 सालों का फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो ये नाउ ही इज अ रेसिडेंट, नाउ इज अ रेसिडेंट। नाउ अब आगे हम देखते हैं, आगे हमें देखना होगा, ठीक है, आगे हमें देखना होगा कि ये पिछले, पीछे के 4 सालों में कितना दिन था। चलिए, सब पीछे के सालों में कितना दिन था वो देखेंगे हम लोग। चलिए, यहाँ क्लियर लिखा है फर्स्ट अप्रैल 2016, वो 1 अप्रैल 2016 को पहली बार वो इंडिया में आ रहा है। कब आया बच्चों? 1 अप्रैल 2016 को फर्स्ट टाइम वो इंडिया में आया, तो मतलब वो यहाँ पे इंडिया में आ रहा है। यस, बराबर है क्या बच्चों? वो यहाँ पे इंडिया में आया ना। पहली बार। वापस वो इंडिया से बाहर जा कब रहा है? वापस वो रिटर्न कब गया? 10 अगस्त, मतलब यहाँ पे गया, देखो ये यहाँ पे 10 अगस्त, मतलब ये पिछला 4 साल वो इंडिया में ही है। तो लिख लीजिए 366, 365, 365 एंड 365। बाकी का वो कभी नहीं आया था इसके पहले वो इंडिया में, तो 0 डेज हो जाएगा। अब ये जो यहाँ पे रेसिडेंट हो जाएगा बच्चों, ये रेसिडेंट हो जाएगा, बाकी का नॉन रेसिडेंट हो जाएगा वो। तो मुझे बताएंगे ये टोटल कितना होता है? तो क्या ये रेसिडेंट है ना ऑर्डिनरी रेसिडेंट है? यस। पहला, ये 730 डेज से ज्यादा भी हो गया है, और दूसरा ये 2 साल से ज्यादा, देखो 4 साल में रेसिडेंट है, तो ये रेसिडेंट है ना ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो डू इट पास सॉल्व करके बताएंगे, डू इट पास, फटाफट सॉल्व करेंगे, टाइम इज ओनली 15 मिनट्स, 15 मिनट का टाइम है, सॉल्व करके बताएंगे। एग्जाम में भी आपको 15 मिनट के टाइम में ही टारगेट रखना होता है, करना है आपको 15 मिनट के टाइम में आप करेंगे। और दूसरी बात, 15 मिनट के अंदर करें, 15 मिनट में अगर कर लेते तो 15 मार्क का क्वेश्चन है ये। डू इट पास।
यस, कंप्लीट हुआ बच्चों। हेलो, कंप्लीटेड एवरीवन। ओके, shall we move towards our next question? Next and last question of this chapter. Yes, hello, हेलो। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। नाउ वन सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे। चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो क्वेश्चन को हमें चेंज करना होगा। यहाँ पे लिखा है अर्नाल्डो बिजनेस हैज बिजनेस कनेक्शन विद इंडिया, ही गिव्स डिटेल्स रिगार्डिंग द स्टे इन इंडिया। तो यहाँ पे 2011 से डिटेल दिया गया है, तो ये 2012 से होना चाहिए। ठीक है, ये 1920 भी होगा यहाँ पे। चलिए, तो ये हमें पिछले 10 सालों का मतलब यहाँ पे हमें डिटेल्स जो है दे दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 9 ईयर्स का है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर मार्च 2020, यहाँ पे 21 आएगा, मार्च 2021। ठीक है, he has stayed in below given below। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, जून जुलाई जून सितंबर अक्टूबर दिसंबर जनवरी का ये स्टे दिया है। हम लोग यहाँ पे जब टोटल हम लोग ये टोटल वाला कॉलम लिखेंगे। हाँ यस बच्चों, टोटल वाला कॉलम लिखेंगे। हम लोगों को ये फर्क नहीं पड़ता कि वो मुंबई में रहा, कोलकाता में रहा, पणजी में रहा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें बस ये देखना है कि वो इंडिया में था क्या। तो वो इंडिया में है कितना दिन, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। पहला तो ये आप मुझे बताइए, ये एक्सेप्शंस में आएगा या नहीं आएगा। इज बिलोंग्स इन एक्सेप्शन में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो पहले बताइए आप लोग। पहले तो ये अर्नोल्डो देखो, इसका कोई बिजनेस है लेकिन यहाँ कहीं नहीं लिखा कि वो इंडियन सिटीजन है, तो सिंपली इज नॉट बिलोंगिंग इन एक्सेप्शन। बराबर है, एक्सेप्शंस में बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें कैलकुलेशन करना होगा। कैलकुलेशन पार्ट इंट्रोडक्शन देखो लिखा है यहाँ पे, कैलकुलेशन पार्ट करेंगे। कैलकुलेशन पार्ट में हमने देखो ये लिखा है यहाँ पे 9 20 एंड 21 हो जाएगा। कैलकुलेशन पार्ट लिखेंगे, ये 94 डेज है विच इज मोर देन 60 डेज, तो हमें पिछले 4 सालों का कैलकुलेशन करना होगा। यस, पिछले 4 सालों का कैलकुलेशन करना होगा। और पिछले 4 सालों का कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है डिटेल, डिटेल्स ऑलरेडी दिया है, गिवन है, तो हमें हमारी वही डिटेल लिखना है यहाँ पे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये 608 है, मतलब यहाँ पे 60 डेज से ज्यादा है, यहाँ 365 डेज से ज्यादा है, तो ये रेसिडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, रेसिडेंट हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे देखना है, पिछले 10 सालों का कैलकुलेशन करेंगे। पिछले 10 सालों में वो देखो यहाँ 1035 डेज है, और प्लस वो रेसिडेंट है ये 4 सालों में, तो ये क्या हो जाएगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो जाएगा। तो ये सिंपल सेम क्वेश्चन है वैसे जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया, तो ये कर सकते हैं क्या बच्चों, आप सॉल्व करिए, आप लोग फटाफट सॉल्व करिए। ये प्रीवियस ईयर आपका है, प्रीवियस ईयर 2021 का डिटेल है, ये जो नीचे टेबल में दिया है। सॉल्व कर सकते हैं क्या आप लोग। हेलो, यस बच्चों, सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। अभी सॉल्व करेंगे या बाद में कर लेंगे, हम लोग आगे का करें, अभी सॉल्व करना चाहते हैं आप लोग। यू वांट टू सॉल्व राइट नाउ, और घर पे कर सकते हैं आप लोग, जैसा आप बोले। अगर राइट अभी करना है चलिए ठीक है, 10 मिनट में सॉल्व कर लीजिए आप लोग फटाफट, 10 मिनट में करिए फटाफट आप लोग। फटाफट 10 मिनट में करिए, उसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं।
नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो। और एक चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप ही लोग बताएंगे कि हम लोग असाइनमेंट का डेट क्या रखें, ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस है उसका असाइनमेंट कब तक आप सबमिट करना कर सकते हैं आप लोग। असाइनमेंट कब तक कर सकते हैं, कोई डेट आप लोग एक बताइए म्यूचुअली आप लोग एग्री करके कि सर हम लोग इतने तारीख तक कर सकते हैं, जैसे आपने प्रीवियस स्कोप ऑफ टोटल 15 तारीख तक। ओके। यस अगस्त ही चल रहा है, यस अगस्त पर 15 अगस्त पर, ओके 15 अगस्त, ओके ओके तुषार। यस सब लोग एग्री करते तुषार से 15 अगस्त चलेगा। ओके ठीक है, 15 अगस्त हम डेट डाल देंगे। चलिए 15 अगस्त। चलिए बीबीआई का कोई बच्चा अच्छा रोल नंबर 12 ने किया है, 15 अगस्त चलेगा। चलिए ठीक है, तो सॉल्व करिए फटाफट आप लोग। वंस अगेन वही उसी तरह से आपको 3 फाइल अपलोड करना है। क्लास वर्क तो ऑलरेडी आपका कंप्लीट ही होगा, उसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है। होमवर्क और फिर उसके बाद असाइनमेंट, ये तीनों फाइल 15 अगस्त तक आप कंप्लीट करेंगे।
Yes, completed everyone. Hello. Yes, sir. Completed everyone. So finally we had completed our रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर अभी आपको जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टडी करने वाले हैं उसका ओवरव्यू दूंगा मैं आपको। तो देखो, अभी तक हमने टैक्स में क्या क्या पढ़ा। टैक्स में बेसिकली हमने, अच्छा थोड़ा सा पार्ट और रह गया इंट्रोडक्शन का, मैं आपको और थोड़ा सा रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में थोड़ा सा, एक मिनट, चलिए ये मैं उधर से उधर बढ़ूँ उसके पहले मैं आपको वो चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। हमने रेसिडेंशियल स्टेटस में हमने क्या 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 स्टडी कर लिया। जो बेसिक डेफिनेशन और ये था उस चैप्टर में हमने बेसिकली अभी तक हमने जो है ये सारी चीज़ें हमने कवर की। रेसिडेंशियल स्टेटस में हमने ये कवर कर लिया है। स्कोप ऑफ टोटल इनकम भी कवर किया। मीनिंग ऑफ इम्पोर्टेंट टर्म्स। अब हमें ये वाला पार्ट हमें कवर करना है, ठीक है। देखो आगे हमें इनकम, अभी तक तो हमने जस्ट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट पढ़ा। हमने ब्रॉड कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई किया हमने कि ब्रॉड कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है किसी भी इनकम का। हम कैसे उसको इनकम को हम किस बेसिस पे किसी भी पर्सन या किसी भी इंडिविजुअल की इनकम को हम डिटरमाइन करेंगे। ये हम एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट हमने देखा, ठीक है। नाउ लेकिन अब हमें जो स्टडी करना है उसके बारे में अब मैं आपको बता दूं कि जो अभी हम लोग अभी करना चाह रहे हैं, एक मिनट। अब हमें ये देखना है, क्लासीफाई हम करेंगे कि हमें जो इनकम है, ठीक है, एक मिनट, हाँ ये सॉरी ये पॉइंट मैं आपको बताने का था। ये तो हो गया ना, ये तो एक्सप्लेन किया मैंने। मीनिंग एंड इम्पोर्टेंट टर्म्स, रिसीप्ट ये तो हो गया था, ये भी हो गया था। तो अब हम लोग जो है हमने ये देखा कि रेसिडेंस किसी भी पर्सन किसी भी इंडिविजुअल्स का हमें रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। उस बेसिस पे हम उसकी इनकम उस हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर इनकम टैक्सेबल है या नहीं। नाउ अब हम बात करेंगे कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम की बात करेंगे कि टोटल टैक्सेबल इनकम किस बेसिस से किस वे से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो टर्म्स को हम क्लियर करेंगे जो हम लोग आगे के चैप्टर में आगे के जो टॉपिक्स है उसमें हम यूज करेंगे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एग्जम्प्टेड इनकम, एग्जम्प्टेड, अभी आपने स्कोप ऑफ टोटल इनकम में कुछ इनकम देखा रहेगा जो एग्जम्प्टेड इनकम है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में सीखा रहेगा, गिफ्ट के बारे में, डिविडेंड के बारे में, दीज आर एग्जम्प्टेड इनकम। नाउ डिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एग्जम्प्टेड एंड डिडक्शन। देखो, एग्जेम्प्टेड और डिडक्शन दोनों का मेन तौर पे एक मेजर रोल अगर बोला जाए तो हमारी टोटल इनकम को कम करने का होता है, रिड्यूस करने का होता है, ठीक है। एग्जेम्प्टेड एज वेल एज डिडक्शन का, ठीक है। ये दोनों का ही आपको इनकम को क्या है, रिड्यूस करने का होता है, कम करने का होता है, ठीक है। जैसे आपको जैसे आपने आपको जैसे अगर मान लेते हैं, ठीक है, आपने अपनी आपको मान लो डिनर या लंच के लिए आपको खाना खाना है। तो आपकी मम्मी जो है, पहले आपको क्या करते हो, आपकी मम्मी 3 चपाती आपको लेके आती है। फिर आप बोलते हो नहीं नहीं मम्मी अभी मैं 3 चपाती नहीं खा सकता, मैं अभी 2 ही खाने के कैपेसिटी में हूँ। तो मम्मी ने क्या किया, 2 में से 3 में से 1 चपाती डिडक्ट कर लिया। दैट इज द डिडक्शन। अब फाइनली आपके पास कितना चपाती बचा है, फाइनली आपके पास कितना चपाती बचा है, 2। यस,
तो हुआ क्या, पहले आपको लंच में कितना चपाती मिला, कितना था चपाती आपको टोटल, इन टोटलिटी आपको लंच में कितना चपाती मिला था, 3। यस, मतलब हम इस तरह से बोल सकते हैं कि क्या आपने लंच में 3 चपाती मिला, लेकिन आपने एक सर्टन कंडीशन के अकॉर्डिंग एक चपाती को डिडक्ट कर लिया, मतलब निकाल दिया बाहर, बराबर है। तो एक चपाती हो डिडक्ट कर लिया। दूसरे वे से दूसरा तरीका देखते हैं। अब आपको मम्मी को पता है कि नहीं आप 3 चपाती नहीं खाते, 2 ही चपाती खाते, तो मम्मी ने एक पहले से चपाती रख लिया, आपको लंच में 2 ही चपाती दिया। टोटल चपाती कितनी थी, 3, लेकिन आपको एक एक चपाती दिया ही नहीं मम्मी ने, 2 ही चपाती आपके हाथ में दिया। तो कितना चपाती आपको फाइनली लंच में मिला, 2, बराबर है। एक चपाती पहले से ही निकाल के रख दिया गया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एग्जेम्प्ट। अब ये देखो, आपने देखा रहेगा कि दोनों ही एग्जाम्पल में फाइनली हम कितना चपाती खा रहे हैं, 2 ही। लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कि पहले और दूसरे वाले एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस है। हालांकि फाइनल हमारा 2 ही आ रहा है, लेकिन पहले और दूसरे में क्या डिफरेंसेस है, कोई बता सकता है। पहले वाले चपाती में हम लोग जो वो एक चपाती जिसका हम डिडक्शन लेने वाले, पहले हम उसको बता रहे, काउंट में इंक्लूड कर रहे हैं, है ना। आपने अभी बोला कि पहले वाले एग्जाम्पल में आपको टोटल चपाती कितनी आई थी, 3, आपने 3 में से 2 खाया, मतलब एक चपाती डिडक्ट। लेकिन दूसरे वाले एग्जाम्पल में आपको फाइनली चपाती कितना मिल रही है, 2 ही मिल रही है ना। मतलब आपको जो एक चपाती एग्जेम्प्ट वाला है उसको आपने ऐड ही नहीं किया, वही एग्जेम्पशन होता है। एग्जेम्प्टेड इनकम का मतलब, एग्जेम्प्टेड इनकम इज नॉट एडेड इन टोटल इनकम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। एग्जेम्प्टेड इनकम का क्या मतलब है, exempted income are those income which is not included in total income at all। जैसे आपने चपाती कितना दिया, 2 ही आया था, क्या वो एक चपाती जो एग्जेम्प्ट थी वो ऐड हुई थी क्या टोटल में, आपके सामने आई थी क्या वो, यस और नो, नहीं, बराबर है। तो आपको मिला कितना था, 2 चपाती, मतलब एक चपाती जो एग्जेम्प्ट थी वो ऐड ही नहीं हुई, बराबर है। दैट इज नोन एज एग्जेम्प्टेड। ठीक है, समझ में आया आपको, इज इट क्लियर, समझ में आया क्या आपको। तो एग्जेम्प्टेड इनकम क्या होता है, एग्जेम्प्टेड इनकम आर दोज इनकम व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ एसएससी। इट इज, देखो यहाँ पे एग्जेम्प्टेड इनकम के बारे में, इनकम व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ एसएससी आर कॉल्ड एग्जेम्प्ट इनकम। सच इनकम विल नॉट इंटर द कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम, मतलब ये कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इनकम व्हिच इज आर एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 will not include in gross total income competition of total income। मतलब ध्यान रखना कि जो भी एग्जेम्प्टेड इनकम है वो अंडर सेक्शन 10 में दी गई है, जो भी एग्जेम्प्टेड इनकम है वो सेक्शन 10 में बताया गया है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे हमारा यहाँ पे हम लोग इनकम लिख रहे हैं, ठीक है, सैलरी इनकम, सैलरी इनकम 5 लाख रुपया है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम 2 लाख रुपया है, ठीक है, एग्रीकल्चरल इनकम 1 लाख थी, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा ही नहीं, एग्जेम्प्ट लिख दिया डायरेक्ट। एग्रीकल्चरल इनकम 1 लाख तो थी, लेकिन हमने लिखा नहीं। अब अगर हमने बोला टोटल इनकम, क्या मुझे बताओ, इस 7 लाख में 1 लाख एग्रीकल्चरल इनकम ऐड हुई है, ये ऐसा देखा जाए एग्रीकल्चरल इनकम आपके पास 1 लाख थी, लेकिन वो एग्जेम्प्ट थी, इसलिए आपने ऐड ही नहीं किया। तो क्या इस 7 लाख में आपका वो 1 लाख एग्रीकल्चरल इनकम एडेड है, नो इट इज नॉट एडेड, बराबर है। तो एग्जेम्प्टेड इनकम का क्या मतलब होता है, एग्जेम्प्टेड इनकम आर दोज इनकम व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ एसएससी। ठीक है, लेकिन अभी वो डिडक्शन की तरफ बात करें, डिडक्शन की तरफ, एग्जेम्प्टेड का मतलब समझा, डिडक्शन की बात करें, समझ में आया। तो गवर्नमेंट ने हमें क्या बोला, डिडक्शन, जैसे गवर्नमेंट ने अभी ये 5 यही कंडीशन हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पे एक चीज और ले लेते हैं, अच्छा अभी ये क्वेश्चन मत पूछना कि ये क्या होता है सर, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन एनएससी, ठीक है, 50,000 रुपया है, ठीक। अब ये कितना हो गया टोटल,
अच्छा ये एग्जेम्प्ट है, वो तो एग्जेम्प्ट। इंटरेस्ट ऑन एनएससी का मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी उसके बारे में आप ज्यादा कुछ मत पूछो, ठीक है। 7,50,000। मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या ये इंटरेस्ट ऑन एनएससी 7,50,000 में एडेड है? ये इंटरेस्ट ऑन एनएससी 7,50,000 में एडेड है या नहीं? यस और नो? यस इट इज एडेड, यस इट इज एडेड ऑलरेडी, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये हमारा एग्जाम्पशन का एग्जाम्पल था। और डिडक्शन के लिए क्या गवर्नमेंट ने बोलती है? डिडक्शन के लिए बोलती है गवर्नमेंट, फर्स्ट यू इंक्लूड इन टोटल इनकम। डिडक्शन के लिए रूल क्या है? फर्स्ट यू इंक्लूड इन टोटल इनकम, देन आफ्टर वी शुड अलाउ टू क्लेम अ डिडक्शन। हम लोग आपको अलाउ करेंगे डिडक्शन क्लेम करने के लिए। पहले आप इस 50,000 को टोटल इनकम में इंक्लूड करिए, अगर आप सर्टेन कंडीशन को फुलफिल करते देन हम आपको ये डिडक्शन देने की देंगे। तो अब चलिए अंडर सेक्शन 80D, 80C, सॉरी 80C, इंटरेस्ट ऑन एनएससी का डिडक्शन है 50,000, ठीक। तो अब फाइनली इनकम जो है, टोटल नेट टोटल इनकम कितनी हो गई? 7 लाख। अगर देखो, अगर मैं यहाँ डायरेक्ट इनकम, मैं यहाँ अगर फॉर अ टाइमिंग, जैसे यहाँ पे अगर डायरेक्ट एग्जेम्प्ट कर देता, जैसे एनएससी यहाँ पे मैं एग्जेम्प्ट कर दिया, तो भी मेरी इनकम कितनी आई? 7 लाख। अब फाइनली यहाँ डिडक्शन लेने के बाद भी मेरी इनकम कितनी है? 7 लाख। क्या मेरी नेट टोटल इनकम में कोई फर्क पड़ा? लेकिन ये कैलकुलेशन पार्ट में फर्क है। यहाँ पे हम पहले ये एनएससी को हमने क्या किया? टोटल इनकम में ऐड किया, उसके बाद डिडक्शन क्लेम किया, उसके बाद मैंने क्या किया? डिडक्शन क्लेम किया। ये डिडक्शन क्लेम किया, ये मेरा क्या है? डिडक्शन है। तो सर आप अभी पूछ सकते हो कि सर ऐसा क्यों करें, जब डिडक्शन माइनस करना ही है तो डायरेक्ट ऊपर उसको ऐड ही नहीं करते ना? आप ऐसा पूछ सकते हो, यस, है ना? सर जब माइनस करना ही है तो हम ऊपर ऐड क्यों कर रहे हैं, है ना? पूछ सकते हो या नहीं? सीधा सीधा मैं यहाँ पे सर ऐड ही नहीं करता, यहाँ जीरो ले लेता, ऐड ही नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली ये 7 लाख ही होता था ना। तो फिर यहाँ माइनस करने का झंझट ही नहीं था। फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उसका रीजन मैं बता रहा हूं आपको बेटा, ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रूल क्या बोलता है, ये डिडक्शन के लिए ऐसा रूल एग्जेम्प्ट, अगर अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है, तो आप एग्रीकल्चर सेक्टर से 1 लाख कमाओ, 2 लाख कमाओ, 10 लाख कमाओ, 50 लाख कमाओ, जो भी कमाओ, वट एवर अमाउंट यू आर अर्निंग, दैट एंटायर अमाउंट विल बी एग्जेम्प्ट फॉर यू। लेकिन डिडक्शन के केस में गवर्नमेंट कंडीशन लगाती है। कंडीशन क्या? अब जैसे इंटरेस्ट ऑन एनएससी, अब आपको सपोज यहाँ 2 लाख रुपया मिला इंटरेस्ट, कितना मिला बच्चों? 2 लाख रुपया। तो अब ये आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया? 9 लाख। लेकिन आप इंटरेस्ट ऑन एनएससी का मैक्सिमम डिडक्शन जब है आप यहाँ पे लेने आओगे, तो ज्यादा से ज्यादा आप 1,50,000 ही ले सकते हो। मतलब आपने यहाँ ऐड कितना किया? 2 लाख। आपको इनकम कितनी हुई? 2 लाख की। लेकिन जब यहाँ पे डिडक्शन लेने का रूल आएगा तो एटीसी का रूल बोलता है, एटीसी का रूल बोलता है कि आप ज्यादा से ज्यादा 1,50,000 डिडक्शन ले सकते हो। तो यहाँ पे आपका आ गया 7,50,000। तो समझा बच्चों? ये अगर अगर गवर्नमेंट ऐसा बोल देती कि आपका इंटरेस्ट ऑन एनएससी डायरेक्ट एग्जेम्प्ट है, तो इंटायर अमाउंट विल बी एग्जेम्प्टेड। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये रूल लगाने के लिए, अब एटीसी क्या है वो सारी चीजें आपको अभी हम बाद में पढ़ेंगे, तो अभी आप उस पर फोकस मत करो। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आ जाएगा कि डिडक्शन और एग्जेम्पशन के बीच में डिफरेंसेस क्या है। यस, अंडरस्टूड एवरीवन? डिडक्शन और एग्जेम्पशन के बीच का डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट समझिए। अब एटीसी क्या है, एनएससी क्या है, इंटरेस्ट क्या है, वो हम बाद में देखेंगे। बाद अभी पूरा हमारा कुछ जो ये सेमेस्टर है, पूरा सेमेस्टर में हम वही सब चर्चा करेंगे, उसी सब पे डिस्कशन करेंगे। फिलहाल मैं आपको ये जो टर्म है, ये जो वर्ड है, वर्ड का मीनिंग आपको एक्सप्लेन कर रहा था। देखो, सर्टेन इनकम आर फर्स्ट, देखो यही चीज बोला, सर्टेन इनकम आर फर्स्ट इंक्लूडेड इन ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ एसएससी, देन द प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ डिडक्शन। देखो, आपने यहाँ इनकम ऐड कितना किया? 2 लाख। लेकिन यहाँ डिडक्शन 2 लाख ले सकते हो क्या? नो, नॉट एट ऑल। जो ये एटीसी का रूल बोलेगा, एटीसी का अमाउंट कितना प्रिस्क्राइब्ड है? मैक्सिमम 1,50,000, तो उतना ही ले सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे क्लियर लिखा, प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ डिडक्शन इज अलाउड एज अ stated in relevant sections such as the income are called deductible income. Income
from which deduction are allowed under chapter 6A will be first included. देखो एग्जांपल क्या है, पहले आप फर्स्ट इंक्लूडेड इन ग्रॉस टोटल इनकम, जैसे देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन एनएससी को आपने पहले ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड किया, ठीक है। जीटीआई का मतलब होगा बच्चों ग्रॉस टोटल इनकम या ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, देन डिडक्शन विल बी अलाउड फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम। देखो उसके बाद ऐड करने के बाद आपने फिर से यहाँ से डिडक्शन लिया, तो ये है डिडक्शन। What is a gross total income or what is a net total income? Gross total income GTI means aggregate income under all heads। अब हेड क्या है, अब ये हम आगे के चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे वो हेड के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ऑफ इनकम बिफोर द क्लेमिंग डिडक्शन, ठीक है, मतलब चैप्टर 6 ए एटीसी से लेके एटीयू। अब ये एक चैप्टर 6 ए एक अलग चैप्टर है, पूरा एक टॉपिक अलग से, तो वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए ये मत समझो कि ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, डिडक्शन के पहले वाला इनकम। इसको हम लोग ये जो डिडक्शन के पहले वाला इनकम है उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। डिडक्शन के बाद वाला जो इनकम है उसे हम लोग बोलेंगे नेट टोटल इनकम, ठीक है, नेट टैक्सेबल इनकम। देखो यहाँ पे नेट टैक्सेबल इनकम मींस द ग्रॉस टैक्सेबल इनकम आफ्टर द अलाउइंग डिडक्शन ऑफ चैप्टर 6 दैट इज दस नेट टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन। जैसे यहाँ पे देखो ये ग्रॉस टोटल इनकम में से 9 लाख में से हमने ये डिडक्शन माइनस किया तब ये आया 7,50,000। समझ में आया? तो आई होप आपको ये ग्रॉस 4 पॉइंट समझ में आ रहेगा। व्हाट इज एग्जम्पशन, व्हाट इज डिडक्शन, व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम, व्हाट इज नेट टैक्सेबल इनकम, ये 4 पॉइंट समझ में आया। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेंगे बच्चों। हाँ, if you have any type of any doubts then you can ask me, ठीक है, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग मुझे, ठीक है। अब ये जो सेक्शन 14A है इसके ऊपर हम लोग एक स्टोरी नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, एक स्टोरी सुनेंगे कि क्यों ये 14A आया, इसके आने के पीछे का क्या स्टोरी है, क्या लॉजिक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो प्लीज अब आगे का टॉपिक, ये सारा टॉपिक बच्चों, 5 टॉपिक जो मैं दिख रहा हूँ आपको यहाँ पे हेड में दिख रहा होगा, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, ये ऑल ईच एंड एवरी टॉपिक एग्जाम में अगर आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है तो ये पांचों टॉपिक को क्लब करके आपको क्वेश्चन बनाया जाएगा। अभी डरिए नहीं, नहीं अभी आप बच्चे पहले ही अभी बाप रे ऐसा कैसे होएगा सर, 5 टॉपिक का एक साथ सम आएगा, बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, डरिए नहीं। इट्स आप जब हमारा टैक्स का जो है ये हर साल का रिकॉर्ड है, टैक्स का पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि सबसे इजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है वो टैक्स ही है। और टैक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, एग्जाम 2.5 घंटे का होगा, पेपर 1.5 घंटे में कंप्लीट होता है। 1 घंटे बैठे बच्चे मजा करते हैं, देखते हैं, रिवाइज करते हैं, ऑप्शन के साथ सॉल्व कर देते हैं। तो टैक्स में आप ध्यान रखें, ज्यादा आप ये नहीं स्ट्रेस नहीं लेंगे, धीरे धीरे। अभी 2 टॉपिक हमने कलेक्ट कंप्लीट किया है। मेरे ख्याल से अगर अगर किसी को वो दोनों टॉपिक में कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी भी या लेक्चर के बाद भी कॉल या मैसेज करके। नेक्स्ट लेक्चर का हमारा जो है टॉपिक ये है, उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे सैलरी। तो प्लीज डोंट मिस द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर आप मिस नहीं करेंगे। चलिए, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है अभी। हेलो, डाउट है क्या किसी को? नहीं ना, नो डाउट्स, ओके गुड गुड। चलिए तो हम आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज का लेक्चर का अटेंडेंस ले लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और आप लोगों ने जैसा बोला तो 15 अगस्त तक आप लोग प्लीज असाइनमेंट टाइम पे सबमिट करें। असाइनमेंट देने का देखो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आप जो लेक्चर टॉपिक खत्म होने के बाद आपको कितना वो टॉपिक समझ में आया वो आप अपने आप को चेक कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि कॉपी करके मत करें, ठीक है। अगर नहीं आता है, एक आधा क्वेश्चन उसमें ट्रिकी भी होगा, नहीं आता है तो मैं हूं, एनी टाइम मुझसे पूछिए, आपके फ्रेंड से पूछिए, लेकिन पूछ के सॉल्व कीजिए, कॉपी मत करिए। कॉपी करने का कुछ फायदा नहीं होगा आपको, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव फिर हमने रखा है असाइनमेंट देने का वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा नहीं। आप मुझे बोलेंगे कि सर ये क्वेश्चन वापस एक्सप्लेन करिए, मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन कॉपी मत करके करिए आप लोग, ठीक है। चलिए, रोल नंबर 1 SY बैफ का अटेंडेंस ले रहे हैं पहले, आज फर्स्ट बैफ का है। रोल नंबर 1 1 2 3 4
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 20 18 तो है 18 है 20 ओके 20 21 नहीं है 22 है 23 24 25 25 26 27 28 29 29 30 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 39 40 41 एक मिनट हाँ बच्चे एक मिनट एक ही मिनट 34 एक मिनट हाँ बच्चों वापस से जरा फिर से बोलेंगे आप 28 7 1 2 8 से 28 29 30 31 32 33 है 34 भी है 35 भी है 36 33 भी है ओके एक मिनट 35 36 37 है 38 39 और 39 रोल नंबर 39 है क्या 40 41 42 43 41 है 42 है ओके 43 है 44 भी है चिन्मयी भी थी खुशी खुशी भी है क्या खुशी खुशी और ये है खुशी नहीं है तो खुशी है ओके खुशी चलिए थैंक यू सो मच किसी का अटेंडेंस मिस हुआ तो बोल देंगे और रोल नंबर 21 लगाया है बेटा आपका 21 लगाया है अटेंडेंस आपका और रोल नंबर 16 ओके ए डिवीजन एक मिनट एक एक करके बोलेंगे पेशेंस से रखें रोल नंबर 1 का 16 का हो गया 18 का है लगाया है 24 लगा देता हूँ आपका और किसी का 8 और किसी का एनीवन और एल्स जिसका मिस हुआ रीना लगा दिया आपको यस रीना लगा दिया आपका ठीक है चलिए तो अभी एस वाई बीबीआई का ले लेता हूँ मैं अटेंडेंस एस वाई बीबीआई का ले लेता हूँ अटेंडेंस चलिए सेकेंड ईयर बीबीआई वाले बच्चे अटेंडेंस देंगे आप लोग रोल नंबर 1 बीबीआई के स्टूडेंट रोल नंबर 1 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 7 8 8 9 10 11 11 9 10 से 9 10 11 12 13
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 27, 29, 29, 30, 31, 31, 32, 33, 34, 35, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44, 45, 45, 46, 47, 48, 47, 48। यानी और किसी का अटेंडेंस मिस हो गया क्या? नहीं ना। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय एवरीवन। ख्याल रखें आप लोग अपना, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखें आप लोग अपना, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सो मच।